हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है BHH एजुकेशन में। ये हमारा सीरीज चल रहा था यूनिट 4 का। जो बच्चे CUET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम यूनिट 4 यानी कि थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। ओके, इसमें टॉपिक आपका जो रूरल अर्बन डिवाइड या अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड हमने बहुत ही डिटेल में पुशपुल फैक्टर्स और सारी चीज़ें देख ली हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो टॉपिक 2 है इस यूनिट का, दैट इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द कन्वेंशनल पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो डेवलपमेंट है, विकास है, विकास का कन्वेंशनल पैराडिगम यानी कि पहले कैसा सोचा जाता था, कैसा उसको समझा जाता था, उसके बारे में। तो उसमें हमें क्या चाहिए कि जो भी विचारधारा, पुरानी विचारधारा थी, उसमें अभी क्रिटिकली अप्रेजल की ज़रूरत है। यानी कि विकास को लेकर के जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज या ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग था, उसको अप्रेजल यानी कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्रिटिकली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की डेवलपमेंट के, तो डेवलपमेंट जनरली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी लीडिंग टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। ठीक है, डेवलपमेंट का सिंपली मतलब ये है कि एक प्रोसेस जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन किसी भी सोसाइटी का आप इम्प्रूव कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जी सके, यानी कि लोग अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें ओवर द टाइम, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, ट्रेडिशनली डेवलपमेंट हैज़ बीन मेजर्ड मेनली थ्रू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि GDP। आज के टाइम में भी, अभी भी आप न्यूज़ में देखोगे तो बहुत डिस्कशन चलता रहता है कि इंडिया का GDP बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट स्टिल ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक वे ऑफ मेजरमेंट है। तो डेवलपमेंट इस बेसिस पे बताया तो जा सकता है GDP के बेसिस पे, बट इट्स अ ट्रेडिशनल वे। ओके, या फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट के हिसाब से कि हमने इतना इंपोर्ट किया इस साल, इतना एक्सपोर्ट किया है। अगर एक्सपोर्ट का रेट बढ़ा है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो आप बोलते हो कि हमने डेवलप किया। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पे, इतने बिल्डिंग्स बन गए, इतने फ्लाईओवर्स बन गए, ठीक है, इतने ब्रिजेस बन गए, रेलवेज में इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, उस बेसिस के भी बिहाफ पे आप बताते हो कि देखो डेवलपमेंट हुआ है। या फिर कंजप्शन बढ़ना, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप का कंजप्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग डेवलप हो रहे हैं ओवर द टाइम, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिससे कि आप डेवलपमेंट को मेज़र कर सको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हाउएवर, ट्रू डेवलपमेंट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन जो डेवलपमेंट का ट्रू मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ बट मस्ट ऑल्सो कंसीडर सोशल इक्वेलिटी। सोशल इक्वेलिटी भी उसमें शामिल करना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। It should not be biased on the basis of anyone's race, caste, religion, gender, इन बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है कि डेवलपमेंट के चक्कर में आपको इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है। अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स को अपने सराउंडिंग को इम्प्रूव करके रखना है। ठीक है, आप डेवलप तो करो ओवर द टाइम, बट मेक श्योर कि आपका इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब अब आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है,
या फिर जिन्होंने कोई आइडिया नहीं है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, वो हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। यूनिट आई डोंट नो, आई एम अनेबल टू रिकॉल नाउ कि कौन सा यूनिट है, बट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही मैंने पूरा पढ़ा रखा है और आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगा उसका हमारे चैनल पे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को और सोशल इक्वालिटी को भी हमें ध्यान में रखते हुए डेवलप करना है। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का ट्रू इंडिकेटर नहीं हो सकता। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम डेवलप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। A society cannot be considered truly developed if the economic progress leads to environmental degradation or social inequality. तो सिंपल सी बात है कि किसी भी सोसाइटी को ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि वो डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा, अगर उन्होंने डेवलपमेंट तो किया है लेकिन इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिग्रेड कर दिया है और उनके उधर बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक बराबरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल। तो ओवरऑल डेवलपमेंट का यही मतलब होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, साथ साथ इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है, लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। यानी कि अगर आप डेवलपमेंट को कंसीडर करो तो डेवलपमेंट के बहुत सारे विंग्स हो जाएंगे, जिनमें कि आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल, सोशल जस्टिस एंड सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये सारे अलग अलग अपेंडेजेस हो जाएंगे डेवलपमेंट के, ओके। तो ऐसे एक व्हील स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ओवरऑल आगे मूव कर सकता है। अगर आप इससे कोई भी अपेंडेज हटाते हो तो व्हील वीक पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट बिकमिंग सिनोनिमस विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मान लिया, समझ लिया, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है। तो इन द कन्वेंशनल डेवलपमेंट पैराडिगम, पहले की जो आपका विचारधारा थी उसमें ऐसा ही मानते थे कि डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से ही देखा जाता है। तो गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन टिपिकली इवेलुएट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं चीज़ों को एज अ टूल यूज़ करता है दिखाने के लिए कि देखो हमने कितना इकोनॉमिक ग्रोथ किया, हैंस हमने कितना डेवलपमेंट किया। While economic growth can improve living standards, this narrow approach often ignores environmental sustainability. तो ओवरऑल ये जो भी इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं उससे environmental sustainability को पूरा का पूरा इग्नोर किया जाता है। एंड इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, और रिसोर्स का भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। यानी कि रिसोर्स जो टॉप 1 to 2% लोग हैं विच आर वेरी रिच, तो रिच पीपल को रिसोर्स ज़्यादा मिल रहा है, पुअर पीपल को रिसोर्स बहुत कम मिल रहा है, या फिर मिडिल क्लास को रिसोर्स कम मिल रहा है कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट के लिए। As a result, the pursuit of growth has led to several environmental and social problems. इसीलिए although हमारा GDP तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, but the internal condition of the country is not well and good because of this ignorability. ये जो ignorance चल रहा है उसके वजह से हमारा internal structure बहुत ही stable नहीं है और काफ़ी सारे social problems देखने को मिलते हैं within any such country जहाँ पे
इन फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। और वो फैक्टर्स क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। क्या ये दोनों सेम होते हैं? इन मॉडर्न टाइम्स डेवलपमेंट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा ही मान लिया जाता है। हाउएवर ग्रोथ अलोन डज नॉट इंश्योर द ट्रू डेवलपमेंट। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में डेवलप कर रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कॉज हार्म टू द पीपल एंड द प्लैनेट। तो हेंस प्रूव्ड कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ग्रोथ कैन बी अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ सेंटर्ड डेवलपमेंट मॉडल। तो अगर ग्रोथ सेंटर्ड कोई भी डेवलपमेंट मॉडल है तो वो क्या करता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को इग्नोर करता है। जो भी निगेटिव इन्वायरमेंट कॉजिंग इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको वो इग्नोर करता है। यानी कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फ्रिक्वेंटली, जो पुराना जो तरीका था डेवलपमेंट का, उनमें यही था कि आप रिसोर्स को कंज्यूम करो, आप डेवलप करो, आप रिसोर्स को कंज्यूम करो और आप ग्रोथ करो, बहुत इकोनॉमिक इवेल्युएशन लेकर के आओ, ठीक है, और काफ़ी सारा पैसा कमाओ। तो बेसिकली क्या था वहाँ पे? इग्नोरेंस था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स का, कि इन्वायरमेंट पे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप रिसोर्स तो कंज्यूम कर रहे हो, बट आप उन रिसोर्स के बेसिस पे, कंजप्शन के बेसिस पे आप किस तरह से अपने वेस्ट को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है मोटी मोटा। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ्टन प्रायोरिटाइज इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो पता ही है ये सब अगर बहुत हद से ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली कैसा सिनेरियो होगा? जैसा अभी बातें चल रही थी अरावली को लेकर के, कि अरावली का यूज़ अब पूरा का पूरा माइनिंग पर्पस के लिए करना चाहते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल रिसोर्स जो कि माइनिंग से आएगा उसके लिए करना चाहते हैं। इस तरह से आप नहीं सर्वाइव कर सकते उस प्लैनेट पे, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा देना, प्रायोरिटाइज करना और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये पूरा का पूरा इग्नोरेंस है। एग्जाम्पल है इसका, लार्ज स्केल माइनिंग प्रोजेक्ट में बूस्ट इकोनॉमिक आउटपुट। इकोनॉमिक आउटपुट तो बढ़ा सकता है माइनिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा, बट कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग होगा तो पहाड़ों पे होगा या ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे नेचुरल लाइफ बहुत ज़्यादा होंगी और वो डिस्टर्ब होंगी, तो डिफॉरेस्टेशन होगा। जो वहाँ पे लोग रहते थे, जो भी एनिमल्स रहते थे, वो रिहैबिटेट करेंगे, वहाँ से उनको चेंज किया जाएगा, तो उनका ओरिजिनल जो घर है, हैबिटेट है, वो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। एज अ रिज़ल्ट आपकी सॉइल वहाँ की ख़राब होती है और वाटर ख़राब होती है। तो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी हैविली बढ़ जाता है ऐसे जगहों पे जहाँ पे माइनिंग होता है। अब झारखंड के बहुत सारे प्लेसेस को देख सकते हो जहाँ पे पूरी तरह से बिकॉज ऑफ माइनिंग पूरा का पूरा कम्युनिटी, एक तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है, प्लस बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉल्यूशन, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, पूरा का पूरा उनको डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं जो कि हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इरिगेशन पर्पस से उनका पानी यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है? इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है और लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस करता है। तो ये बहुत ही माइंडफुल तरीके से करना चाहिए कि आप जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको आप बाकी के एक्सपेक्ट्स को इग्नोर करके उनको सिर्फ प्रमोट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज ड्यू टू मार्केट प्रेशर। अब मार्केट के प्रेशर के वजह से, मार्केट में जैसी डिमांड आती है वैसी सप्लाई होती है, तो वैसी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो लोगों का रिसोर्स कंजप्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई के लिए उस तरह के रिसोर्स आपको चाहिए बेसिकली। तो मार्केट डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस हाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड। व्हेन मार्केट्स प्रायोरिटाइज प्रॉफिटेबिलिटी, resource may be exploited for commercial purposes rather than sustainable use। तो रिसोर्स का कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, सस्टेनेबल यूज़ से उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर गुड्स ड्राइव एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो हम सबको पता है कि कंजप्शन अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फैशन ट्रेंड, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपका ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है कि आप बार बार कंज्यूम करो, बार बार ऑर्डर करो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, चीज़ें पहनो, ठीक है, एक कपड़े दोबारा रिपीट नहीं करने हैं, आपने उनमें फ़ोटोज़ डाल दिया, द टिपिकल थिंग्स, ओके। तो इससे क्या होता है कि आप नए नए गारमेंट्स ले रहे हो, आप नए नए टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ भी वायरल हो गया तो वो बिकेगा, सबको वही पहनना है, वही चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है। आपके पास 1000 कपड़े होंगे पड़े हुए, बट स्टिल यू आर गोइंग फॉर द न्यूअर वन, राइट, क्योंकि वो ट्रेंडी है, वो वायरल प्रोडक्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे उसका प्रेशर आता है कि आपको और भी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करना है, क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा है। अब कंजप्शन ज़्यादा है, कंजप्शन डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, रिसोर्सेज से हो रहा है। रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डाई यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक यूज़ करेंगे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सटेंसिवली काम करेगा और ज़्यादा वेस्ट जनरेट करेगा। और वो जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसको ट्रीट किए बिना, बिकॉज ऑफ क्योंकि इतना ज़्यादा करना है, डिमांड को पूरा करना है, तो वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट किए बिना ही आपके रिवर में वो डिस्कार्ड कर देते हैं और एज अ रिजल्ट वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप तो सोचोगे कि मैंने क्या पॉल्यूशन किया, मैंने तो जस्ट ट्रेंड्स फॉलो किए हैं, बट दिस इज द होल चैनल, द होल रूट कि हाउ यू आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाटर पॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, फॉरेस्ट दैट वंस सपोर्टेड लोकल कम्युनिटीज विद फूड fuel wood and medicinal plant are often converted into commercial plantations such as different plant for industrial use. सोयाबीन ऑयल का फैशन चल रहा है कि सोयाबीन ऑयल इज गुड फॉर हार्ट, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्लीन करके वहाँ पे सिर्फ मोनोक्रॉपिंग की जा रही है, एक तरह के प्लांट्स उगाए जा रहे हैं क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल यूज़ है। ओके, इस तरह के एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि मार्केट के इफेक्ट की वजह से प्रोडक्शन और रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है। This shift alters traditional resources use pattern and may reduce biodiversity. तो ऑब्वियसली एक तरह की मोनोक्रॉपिंग हो रही है, वहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता था, डिफरेंट स्पीशीज थे, तो पूरा बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो गया। ठीक है, वाटर डाइवर्टेड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्रीज बाय लोकल कम्युनिटीज फेस वाटर स्कार्सिटी, तो पूरा का पूरा वाटर, फ्रेश वाटर डाइवर्ट कर देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज की तरफ, और सेम विलेज में जो लोकल हैं, जो एक्चुअली में जिनका वो रिसोर्स था, बिकॉज दे वर द लोकल कम्युनिटीज, दे आर हैबिटेटिंग देयर, ओके, उनका रिसोर्स, उनके हिस्से का रिसोर्स बिजनेस पर्पज से यूज किया जा रहा है एंड दे आर फेसिंग द स्कार्सिटी। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, चेंजिंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज ड्यू टू मार्केट प्रेशर्स। इसके अलावा ओवर यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूज एक्सप्लॉयटेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ्टन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, एनर्जी चाहिए, लैंड लीडिंग टू एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग वगैरह। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड फास्टर दैन दे कैन रीजनरेट, बहुत ही तेज़ी से कंजप्शन उनका हो रहा है। जैसे कि ओवर फिशिंग इन एन ओशियन, फिशिंग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी उसमें मतलब लॉस नहीं होता है क्योंकि जो भी पॉपुलेशन है वो रिप्लेनिश होती जाती है फिश पॉपुलेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हो तो इट लीड्स टू द डिक्लाइनेशन इन फिश पॉपुलेशन एंड इट इम्बैलेंस मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि आपने पूरा फूड चेन वाला कॉन्सेप्ट
पढ़ा है। तो अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, तो पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर एक स्पीशीज़ का पॉपुलेशन कम हो गया तो इट लीड्स टू द डिक्लिनेशन ऑफ मेनी स्पीशीज। ओके, excessive groundwater extraction for agriculture and urban needs has caused falling water table। वही बात है, ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए या अर्बन नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल और उसके आसपास के स्टेट्स में। Such unsustainable practices threaten the availability of resources for future generation। अब ये जो practices हैं ये ऐसा है, सपोज अभी दिल्ली या आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा वाटर लेवल डाउन चला गया, तो फ्यूचर में 40, 50 या मे बी 100 ईयर्स आफ्टर ये पूरा एरिया बैरन हो सकता है। तो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है दे मे गेट सफ़र बिकॉज ऑफ द this unsustainable practices। Okay, next है diversion of scarce resources to luxury goods। scarce resources का diversion towards luxury goods। in a growth driven economy a significant portion of resource may be used to produce luxury goods। significant, ठीक है, लग्जरी गुड्स बनाने के लिए ताकि फॉर एफ्लुएंट पॉपुलेशन रादर देन मीटिंग बेसिक नीड फॉर ऑल। तो बेसिकली बेसिक नीड पे ना फोकस करके लग्जरी रिसोर्स बनाना है। एंड जैसे आपने देखा होगा मीडिया कवरेज स्पेशली बॉलीवुड टाउन का ऐसा होता है कि इन्होंने इतने करोड़ों की वॉच पहनी, इतने करोड़ों के पर्स पहने, वट एवर दे आर डूइंग इट, ठीक है। तो दैट इज देयर लग्जरीनेस, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो या तो बहुत ही स्कार्स ऐसे रिसोर्स का बन रहा है जो कि बहुत ही कम है, वैल्यूएबल है, बट उसको लग्जरी की तरह देखा जा रहा है। तो बेसिक नीड्स पे ना काम करके कुछ परसेंट लोगों के लिए लग्जरी पे काम हो रहा है। तो स्कार्स से डाइवर्जन रिसोर्सेज का करके लग्जरी गुड्स का प्रिपरेशन, इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, तो रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोडक्ट लग्जरी आइटम्स इंस्टेड ऑफ मीटिंग बेसिक नीड्स पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, लग्जरी आइटम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल यही है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड एनर्जी में बी यूज्ड टू मेंटेन लग्जरी गोल्फ कोर्सेज, स्विमिंग पूल एंड high-ended consumer product, while many communities still lack basic drinking water, sanitation and electricity। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है। This allocation reflects economic priorities that favor wealthier groups। ये allocation क्या बताता है कि इकोनॉमिक, जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनकी priorities मैटर करती हैं rather than favor to wealthier groups। अमीर लोगों को ऑब्वियसली दे गेट बेनिफिटेड, वो जो चाहेंगे वो उनको मिल जाता है बिकॉज दे आर वेल्दी। ओके, नेक्स्ट है डिस्पैरेट एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि कन्वेंशनल डेवलपमेंट ऑफ्टन लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का unequal distribution होता है and economic benefits। Wealthier individuals, corporation or nation may gain greater access to resources। वही बात है, ठीक है, resources unequally distribute होना, while marginalized community are left with limited access। जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ही कम एक्सेस मिलता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो अपना कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली गोवा जैसा रीजन, तो वहाँ पे देयर आर प्राइवेट बीचेस फॉर दिस वेल्दियर पीपल, वेयर एज लोकल्स, आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल। ओके, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या फिर लोकल लोग हैं या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, दे आर लिमिटेड टू फ्यू लोकल रीजन्स जहाँ पे वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। तो बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इक्वली शेयर्ड। तो डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो बराबर में सबके हिस्से नहीं आता है। रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब किक आउट होते जाते हैं ओवर द टाइम। तो डेवलपमेंट कुछ इस तरह का होता है अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल रिसोर्सेज किया जाए। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट समटाइम्स एक्वायर लैंड that was previously used by indigenous communities or farmers, resulting in displacement and loss of livelihood। ठीक है, किसी किसी को अडानी जी को कोई इंडस्ट्री बिठानी है किसी जगह पे, तो वो लोगों के ज़मीन ले लेते हैं या गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि वो ज़मीन ली जाए, और वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी था, स्मॉल फार्मर्स जो भी लोग थे, अपने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, उसको एज अ इकोनॉमिक रिसोर्स यूज़ करते थे। अब वो पूरी तरह से डिस्प्लेस्ड हो गए वहाँ से और उनका रोज़गार चला गया। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल। सिमिलरली अर्बन पॉपुलेशन में कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रूरल एरियाज में शॉर्टेज होता है उसका। स्लम्स अराउंड रिच अर्बन एरियाज वेयर रेजिडेंट हैव लिमिटेड एक्सेस। स्लम्स में तो आपको पता ही है कि क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वही जो बड़ा टाउन है वहाँ पे बिग सिटीज़ में बड़े सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, अमीर लोग रह रहे हैं, उनको सारे रिसोर्सेज एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है। तो ये सब किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। लीड्स टू इंक्रीज वेस्ट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, और ये सब क्या करता है? वेस्ट जनरेशन करता है, प्लस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीजेज वेस्ट प्रोडक्शन एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल। यू ऑल नो दिस, अब आप बहुत एक्सपर्ट हो इन सब में। तो सिंपली इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशन से क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, और किस तरह से इन्वायरमेंट हैम्पर हो रहा है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द कन्वेंशनल पैराडिग्म ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी व्यू पॉइंट से इस टॉपिक को देखो, बेसिकली आपको क्या दिखेगा? ग्रोथ बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है जो कि सस्टेनेबल नहीं है। इफ़ इट डिस्ट्रॉयज द इन्वायरमेंट, अगर सिर्फ ग्रोथ बेस्ड डेवलपमेंट होगा तो वो सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इट मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल नीड्स। एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस इन्वायरमेंटल नीड्स सब कुछ देखी जाए और बहुत ही बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, जिसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो कि फ्यूचर जनरेशन भी इससे अफेक्टेड नहीं होएगी। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट व्यू पॉइंट से देखो आप, तो कन्वेंशनल डेवलपमेंट कॉज करता है मेजर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप इक्विटी व्यू पॉइंट से देखो तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का या रिसोर्सेज का, और जो गैप है अमीर और गरीब के बीच का वो ओवर द टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर क्लीन वाटर, क्लीन एयर एक्सेट्रा, बिल्कुल ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन आप इस एक्सपेक्ट से क्या निकाल सकते हो कि द कन्वेंशनल डेवलपमेंट मॉडल विच फोकस प्राइमरली ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, कन्वेंशनल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस करता है, ऑफ्टन फेल्स टू कंसीडर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इक्वालिटी। सस्टेनेबिलिटी और सोशल इक्वालिटी को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू द रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्सेज कम होते जाते हैं,
इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ता जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता जाता है और अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, गैप बढ़ता जाता है अमीर और गरीब के बीच का। मॉडर्न अप्रोच टू डेवलपमेंट emphasizes सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मॉडर्न डेवलपमेंट अप्रोचेस है वो सस्टेनेबल डेवलप को प्रमोट करता है, विच एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस, इन तीनों चीज़ों में समन्वय लाने की कोशिश करता है, ठीक है। दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन आर मीट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वही बात है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, ठीक है। ट्रू डेवलपमेंट शुड गो बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट मस्ट बी इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। तो ये जो है वो की पॉइंट्स हैं। इंश्योर बेनिफिट फॉर ऑल विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, तो सबका बेनिफिट हो और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका टॉपिक 2 ऑफ दिस यूनिट, विच वाज critical appraisal of the conventional paradigm of development. I hope सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी. Still, if you have any doubt, you can write us in the comment section. और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोज़ को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. Thank you so much for watching this video.